तैमूर सीटी बजाता हुआ जीप की तरफ आया और स्टीयरिंग पर बैठकर इंजन स्टार्ट करते हुए बोला, काम बन गया कामरान। सरदार जी तो इस बात पर नाराज़ हो रहे थे कि मैंने इनसे पूछा क्यों। बकौल इनके अपने घर में आने की भी किसी को इजाज़त की ज़रूरत होती है। इसने जीप को रिवर्स किया और खुले हुए गेट में से होता हुआ पोर्च में जा रुका। सरदार जी पहले ही हमारे इस्तकबाल को बरामदे में खड़े थे। मैं जीप से नीचे उतरा। सरदार जी बड़े पुरतबाक अंदाज में मेरी तरफ बढ़े और गर्मजोशी से मेरे दोनों हाथ थाम लिए। मेरे साथ ग्लोरिया और कांता उतरी थी। मैं सोच रहा था कि कहीं वो इस गर्मजोशी का मुजाहरा ग्लोरिया और कांता से न कर दें, मगर सरदार जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इनको दूर से हाथ जोड़कर सत श्री अकाल कहा और मुझसे बोले, सामान नू छड़ दो, मुंडा ले आवेगा, आओ असी अंदर चलते हैं, बाबू नू भी ले आओ। न जाने उसने बाबू का लफ्ज़ ग्लोरिया को दिया था या कांता को, और बाबू के सवाले से कहा था, मेरे या तैमूर के। अलबत्ता मुझे ये इत्मीनान था कि दोनों ख़वातीन में से किसी ने सरदार जी की बात नहीं समझी। सरदार जी हमें लेकर सीधे ऊपर पहुँचे और हमारे लिए 2 बेडरूम खोल दिए। फिर वो तैमूर से बोले, तुम लोग नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, फिर बातें करेंगे। ये कहकर वो वापसी के लिए मुड़ गए। तैमूर इनके पीछे लपका, शायद इसे कोई अहम बात याद आ गई थी। ग्लोरिया और कांता एक बेडरूम में दाखिल हो गई। कांता तो बेड पर ढेर हो गई, मगर ग्लोरिया बाथरूम में घुस गई। इसे भी बहुत थकन महसूस रही थी। दूसरे बेडरूम में जाकर मैं भी बाथरूम में घुस गया। इस भाग दौड़ में मेरे कपड़े बहुत मैले हो गए थे और इन्हें दोबारा पहनने को दिल नहीं चाहता था, मगर कपड़े तो बहरहाल पहनना थे। मैं बाथरूम से निकला तो तैमूर कमरे में मौजूद था। बेड पर कई सूट और शर्ट्स बिखरी हुई थी। मेरे कुछ पूछने से पहले ही तैमूर बोला, ये कपड़े सरदार जी ने भिजवाए हैं। कह रहे थे कि ये सब कपड़े बिल्कुल नए हैं। मुझे इन सूटों और शर्ट से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो इस वक्त आराम के मूड में था। अचानक मेरी नज़र एक स्लीपिंग सूट पर पड़ी। बेख्तियार मैंने वो सूट उठा लिया, वो भी बिल्कुल नया था। मज़े की बात यह है कि इसके साथ ही ड्रेसिंग गाउन था। सरदार जी वाकई बाज़ोक थे। सरदार जी ने कमरे में ही नाश्ता भिजवा दिया। नाश्ता क्या, वो खाना ही था। ट्रॉली ऊपर से नीचे तक भरी हुई थी। मैंने कांता और ग्लोरिया को भी वहीं बुलवा लिया। कांता का मुंह फूला हुआ था। वो मुझे देखते ही बोली, तुम तो यहाँ आकर मुझे भूल ही गए हो। इसका अंदाज़ा किसी जली कटी बीवी का सा था। मैंने बौखलाकर ग्लोरिया की तरफ देखा, फिर कांता से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है कांता, आओ तुम भी नाश्ता कर लो। मुझे भूख नहीं है, कांता मुंह बनाकर बोली और एक कुर्सी पर बैठ गई। भूख क्यों नहीं है, तैमूर ने आहिस्ता से कहा। फिर हंस कर इंग्लिश में बोला, रात क्या पत्थर खाए थे जो अब तक हजम नहीं हुए। मौसूफा कामरान से इश्क फरमा रही हैं। ग्लोरिया जले कटे लहजे में बोली, फिर भला आशिकों को भूख कब लगती है। ग्लोरिया, मुझे अचानक गुस्सा आ गया। तुम क्यों इसकी तौहीन कर रही हो? क्या इसने तुमसे कहा है कि वो मुझसे इश्क करती है? इसकी आंखें, इसका लहजा, इसकी हर हर अदा चीख चीख कर कह रही है कि मैं कामरान से। ग्लोरिया प्लीज़, तैमूर ने मौके की नज़ाकत भांप कर कहा, कामरान को खामखा गुस्सा क्यों दिलाती हो? तैमूर, ग्लोरिया ने हैरत से कहा, तुम भी संजीदा हो गए, ये तो एक मजाक था। फिर इसने घूम के मुझे देखा और बोली, वैसे तैमूर, तुम मानो या न मानो, लड़की कामरान के चक्कर में है। वैसे भी इन मशरकी लड़कियों को और काम क्या होता है ये तो। ग्लोरिया, मैं भुना कर बोला, तुम मेरी वजह से अपने ताल्लुकात ख़राब मत करो कामरान। कांता रवां इंग्लिश में बोली तो मेरे साथ साथ ग्लोरिया और तैमूर भी बुरी तरह चौंक उठे। फिर कांता बुरी तरह से सकने लगी और बोली, तुम्हारा बहुत एहसान है कामरान कि तुम मुझे हिफाजत से यहाँ लाए। मैं आज बल्कि अभी यहाँ से चली जाऊँगी। मैं कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं हूँ कि तुम्हारी दोस्त मेरी यूँ तौहीन करे। मैंने जानबूझकर ये जाहिर किया था कि इंग्लिश मेरी समझ में नहीं आती। हकीकत ये है कि हिंदी से भी पहले मैंने इंग्लिश सीखी थी। मेरी गवर्नेंस अंग्रेज़ थी और जब तक मैं हवेली में रही वो मेरे साथ ही रही। मुमकिन है वो अब भी हवेली में ही हो। कांता अचानक उठ खड़ी हुई, मुझसे कोई भूल हुई है तो माफ़ कर देना। इसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और नाम आंखों से मुझे देखा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। ग्लोरिया भी बहुत शर्मिंदा नज़र आ रही थी। फिर इससे पहले कि मैं कांता से कुछ कहता, ग्लोरिया झपट कर अपनी जगह से उठी और कांता का रास्ता रोक लिया। आई एम सॉरी, आई एम एक्स्ट्रा सॉरी कांता, बट इट इज़ जस्ट अ जोक। तुम कहीं नहीं जाओगी। अचानक ग्लोरिया भी आपदीदा हो गई। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, कांता ने आहिस्ता से कहा। मेरी किस्मत ही ख़राब है, जब ये तो मैं दर दर की खाक छान नहीं हूँ। जब खून के रिश्ते ही दुश्मन हो जाएं तो गैरों से क्या गिला। ये कहकर इसने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर ग्लोरिया एकदम इससे लिपट गई। नहीं कांता, तुम यहाँ से नहीं जाओगी। तुम्हें इसी कामरान की ज़रूरत है। तन्हा बाहर निकली तो किसी मुसीबत में फंस जाओगी। लीजिए अब इन्हें संभालिए, मैंने तैमूर से कहा। ये क्या है ग्लोरिया? तैमूर झिंझला कर बोला, तुम नशे में तो नहीं हो? चलो आराम से बैठ कर नाश्ता करो। फिर वो कांता से बोला, खातून आप भी बैठ जाएं। कांता हंसती हुई बैठ गई। फिर बोली, बैठ जाओ ग्लोरिया, कोई यहाँ से नहीं जाएगा, ना मैं ना तुम। ग्लोरिया के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और वो हंसते हुए कांता से बोली, वैसे तुम बहुत चालाक हो।
हमें महसूस भी ना होने दिया कि तुम्हें इंग्लिश आती है। बहरहाल अब इस टॉपिक को छोड़ दो और तुम भी नाश्ता करो। मैं तवील सांस लेकर नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हो गया। नाश्ते से फारिग होकर मैं बिस्तर पर ढेर हुआ तो कांता दवाओं का बक्स लेकर आ गई और कहने लगी, सोने से पहले अपने ज़ख़म पर मरहम लगवा लो। अपने ज़ख़म को तो मैं भुला ही बैठा था। कांता बक्स खोल कर इसमें से मरहम और ज़ख़म मुंतमिल करने वाले सफ़ूफ निकाल रही थी। इस वक्त ग्लोरिया भी वहाँ आ गई। इसके हाथ में गर्म पानी का प्याला था। फिर ग्लोरिया ने बहुत गौर से मेरे ज़ख़म का जायज़ा लिया और बोली, हैरत अंगेज़, इतना गहरा ज़ख़म 2 ही दिन में मुंतमिल हो गया। मैं खुद भी हैरान था। मेरा ज़ख़म वाकई हैरत अंगेज़ तौर पर मुंतमिल हो रहा था। ग्लोरिया ने गर्म पानी से ज़ख़म साफ़ किया। फिर कांता ने इस पर एक सफ़ूफ छिड़का और मरहम का लेप कर दिया। इसके बाद मैं ऐसा सोया कि रात ही की खबर लाया। मेरी आँख खुली तो वॉल क्लॉक 9 बजा रही थी। मेरे साथ ही बेडरूम में तैमूर सो रहा था। मैंने पहले इसे उठाने का इरादा किया, फिर ये सोचकर मुलतवी कर दिया कि वो बेचारा मुझसे ज़्यादा थका हुआ है। मैं उठकर बाथरूम में घुस गया। नहा कर निकला तो हशाश बशाश और तरोताज़ा था। बाजू का ज़ख़म भी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दे रहा था। मैं गुनगुनाता हुआ बेडरूम में पहुंचा तो मुझे तैमूर नजर आया। वो बेदार हो चुका था और बेड की पुश्त से टेक लगाए टिकटिकी बांधे सामने की दीवार को घूर रहा था। ये मुराकबा छोड़ो, जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, मैंने बालों को ब्रश करते हुए कहा। यार कामरान, तैमूर बुराई हुई आवाज़ में बोला, हमारी ज़िंदगी भी क्या है, आज यहाँ कल वहाँ। तुमने क्या ख्वाब में अपनी मंगेतर को देख लिया? मैंने हंस कर पूछा। इसका तो नाम भी मत लो मेरे सामने। तैमूर एकदम तलख हो गया। इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आई एम सॉरी तैमूर, मैं संजीदा हो गया, मुझे अफसोस है कि। कम ऑन कामरान, तैमूर हंस कर बोला, मुझे तो लगता है कि इस सरदार जी के मकान में कोई असर है। हम जब से यहाँ आए हैं जज्बाती हो रहे हैं, पहले कांता और ग्लोरिया, अब नहीं तैमूर, ये बात नहीं है। मैंने इसके बाद काट दी। असल में इस एबनॉर्मल लाइफ से हम लोग खुद उकता गए हैं या फिर घर का आराम हमें रास नहीं आता। एनी हाउ, तुम जाकर हाथ धो लो, मुझे भूख लग रही है। तैमूर मुस्कुराता हुआ बाथरूम में चला गया। इसके जाने के बाद मैंने वक्त गुजारी को यूं ही अखबार उठा लिया। इंग्लिश का वो अखबार शायद सरदार जी ने ख़ास तौर पर हमें भिजवाया था। अखबार के फ्रंट पेज पर एक खबर पढ़कर मैं चौंक उठा। फॉरेस्ट ऑफिसर, इसके 2 दोस्तों और चौकीदारों का पुरस्कार कत्ल। गाँव वालों ने बताया था कि कत्ल से पहले फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ एक सफ़ेद फार्म औरत भी थी। बैक पेज पर 2 छोटी छोटी खबरें और थीं। एक खबर पुराने वीराने की थी जहां कब्र के 4 आदमी मेरे हाथों कत्ल हुए थे। पुलिस को वहां 5वीं लाश मंगल की मिली होगी। यूं ये 5 कत्ल भी नामालूम कातलों के खाते में डाल दिए गए। दूसरी खबर इस वारदात के साथ थी जिसमें 6 आदमी मारे गए थे। अखबार ने लिखा था कि कत्ल की वारदातों के बाद गांव वाले सरेशाम अपनी घरों में घुस जाते हैं। पुलिस तुंदी से कातलों को तलाश कर रही है। ख़ास तौर पर इस सफ़ेद फार्म औरत की तलाश जारी है जो मुबैना तौर पर कातलों की आलाइकार थी। दरवाजे पर आहट हुई और सरदार जी मुस्कुराते हुए अंदर आ गए। आप तो खूब सोए, वो अपने मखसूस अंदाज में बोले। अब कैसी तबीयत है? इसी वक्त तैमूर भी बाथरूम से निकल आया था। जल्दी से बोला, तबीयत अभी तो ठीक है, लेकिन कुछ देर मजीद इन्हें खाना न मिला तो ये मुझे खा जाएंगे। मैं मुर्दार खाने का आदी नहीं हूँ, मैंने मुंह बनाकर कहा। सरदार जी बेसाख्ता हंसने लगी और बोले, आप एक दूसरे को न खाएं, खाना तैयार है, तुम अपनी बाबू को बुलाओ। मैंने तैमूर से कहा, मैं डाइनिंग रूम में जा रहा हूँ। कौन सी बाबू? तैमूर हंस कर बोला, नंबर 1, नंबर 2। मैं सरदार जी के साथ डाइनिंग रूम में आ गया। एक मुलाजिम टेबल पर अनवा किस्म के खाने लगा रहा था। सरदार जी सरगोशी में बोले, अगर खाने से पहले 1-2 पैग हो जाएं तो मज़ा आ जाएगा, विलायती है। कभी थी, मैंने हंस कर कहा, मेरे साथ रहकर तो वो भी देसी हो गई है। सरदार जी फिर भोंडी आवाज़ में हंसने लगे और बोले, मैं चैंपियन की बात कर रहा हूँ। इसी वक्त ग्लोरिया और कांता डाइनिंग रूम में दाखिल हुई। इनके पीछे तैमूर था। वो दोनों ही निखरी निखरी नज़र आ रही थी। दोनों एक दूसरे से बढ़कर हसीन थी, मगर कांता के हुस्न में अजीब सी मकनातीसियत थी। इसके चेहरे से नज़रें हटने का नाम नहीं ले रही थी। ग्लोरिया के हुस्न में बेबाकी थी, मगर इस वक्त तो दोनों ही गजब ढा रही थी। फिर सरदार जी की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। वो किसी मुलाजिम को बोतलें और गिलास लाने का हुक्म दे रहे थे। चैंपियन की बोतल देखकर ग्लोरिया की आंखों में चमक सी लहराई। इसने मेरी तरफ इजाज़त तलब नज़रों से देखा। मैंने आँख के इशारे से इसे इजाज़त दे दी। फिर वहाँ चैंपियन का दौर चलने लगा। तैमूर और कांता ने माजरत करनी थी। कांता हैरत भरे अंदाज में ग्लोरिया को देख रही थी। शायद इसने पहले किसी औरत को मैं नोशी करते नहीं देखा था। आधे घंटे बाद मुझे एहसास हुआ कि वो शराब मेरे लिए बेअसर थी। फिर मुझे याद आया कि बाबा की खिलाई हुई जड़ी बूटियों की वजह से महलिक तरीन जहर भी मेरे मैदे पर असर नहीं कर सकता था। ये तो फिर शराब थी। मैंने झिंझिलाकर अपना गिलास दीवार पर दे मारा। सब लोग चौंक कर मुझे देखने लगे। सरदार जी तरंग में आकर बोले, ना यार ना, ओए तुम तो अभी से आउट हो गए, क्या कर रहे हो कामरान? तैमूर झिंझिलाकर बोला,
ارے یار میں بالکل ہوش میں ہوں، بابا نے مجھے نہ جانے کیا کھلایا ہے کہ شراب مجھ پر اثر نہیں کر رہی۔ میری بات سن کر کانتا کھلکھلا کے ہنس دی۔ مجھے ایسا لگا جیسے جل ترنگ سے بج اٹھے ہوں۔ پھر وہ ہنستے ہوئے بولی، اسی وجہ سے تو آج ہم زندہ ہیں کامران، ورنہ جنگلات کا وہ افسر ہماری جان لے لیتا۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ اس خواب آور دیوان نے بھی مجھ پر اثر نہیں کیا تھا، ورنہ کم از کم وہ لوگ مجھے تو ہرگز زندہ نہ چھوڑتے۔ کھانے کے بعد کافی کا دور چلا۔ اچانک مجھے اپنی جیپ کا خیال آیا، وہ گاڑی بھی مشکوک تھی، یوں بھی وہ گاڑی منگل سنگھ کے قبضے میں تھی، ممکن ہے ان لوگوں نے اسے کہیں سے چرایا ہو۔ میں نے اپنی تشویش کا اظہار سردار جی سے کیا تو انہوں نے بتایا کہ جیپ تو میں نے اسی وقت گیراج میں بند کرا دی تھی، انہوں نے ہمارے لیے اپنی ایک گاڑی مخصوص کر دی تھی۔ پھر سردار جی تو سونے چلے گئے، کانتا اور گلوریا بھی ہمارے کمرے میں آ گئی۔ میں نے کانتا سے پوچھا، اب میلہ شروع ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میرے خیال میں 2 دن باقی ہیں ابھی، اس نے جواب دیا۔ میں اور گلوریا بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں، تیمور نے کہا۔ نہیں تیمور، گلوریا نے کہا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اگر بدقسمتی سے کامران پھنس گیا تو ہم سبھی مارے جائیں گے۔ میرا تو خیال ہے کہ ہم دونوں دور رہ کر کامران کی حفاظت کریں گے۔ مجھے گلوریا کی تجویز سے اتفاق تھا۔ پھر طے یہ ہوا کہ میں اور کانتا کل کسی وقت وہاں پہنچ جائیں گے، تیمور اور گلوریا ہم سے الگ رہیں گے۔ بڑے سے ایک میدان میں دور دور تک خیمے لگے ہوئے تھے۔ کانتا کا اندازہ غلط تھا، میلے میں اب بھی 2 دن باقی تھے۔ میں اور کانتا صبح 11 بجے یہاں پہنچے تھے۔ مجھے اپنی خوبصورت بالوں کی قربانی دینا پڑی تھی، میری مونچھیں بھی اسی میلے کی بھیڑ چڑھ گئی تھی، چہرے پر بھبوت ملا ہوا تھا، گلے میں موٹے موٹے منکوں کی چھوٹی بڑی مالائیں تھیں اور ہاتھ میں کنگ سائز چمٹا تھا۔ کانتا کا حلیہ بھی داسیوں والا تھا۔ وہاں بے شمار لوگ تھے، مرد، عورتیں، بچے، کسی نے بھی ہم پر توجہ نہ دی۔ لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ وہاں مجھے بہت عجیب و غریب مناظر دیکھنے کو ملے۔ کوئی سر کے بل کھڑا تھا، کوئی کیلوں کی نشست پر بیٹھا تھا، کوئی زمین پر کلا بازیاں کھا رہا تھا اور کوئی بانس پر چڑھا ہوا تھا۔ بانس پر چڑھنے کا محاورہ تو میں نے سنا تھا، مگر اس محاورے کو حقیقت کا روپ دھارتے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ کوئی لنگوٹ باندھے رانوں کے گوشت میں خنجر اڑ سے گھوم رہا تھا، کسی نے ہونٹ میں کیلے ٹھونک کر بند کر لیے تھے۔ ایک منظر دیکھ کر تو میں حیرت زدہ رہ گیا۔ مجھے بغیر سر کا ایک آدمی دکھائی دیا، وہ زمین پر سر ٹکائے الٹا کھڑا تھا، پیر آسمان کی طرف تھے۔ نزدیک پہنچ کر معلوم ہوا کہ موصوف کا سر تو موجود ہے مگر زمین کے اندر ہے۔ اس نے اتنا گہرا گڑھا کھودا تھا کہ بس سر اس میں آ سکے۔ سر کو گڑھے میں ڈالے وہ مزے سے سر کے بل کھڑا تھا، گویا اس کا سر اوکھلی میں تھا۔ میں نے وہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے چھوٹا سا ایک خیمہ لے لیا تھا، اپنے کپڑوں اور دیگر سامان کی گٹری وہاں چھوڑ کر ہم گھومنے نکل گئے۔ میں نے ایک سرے سے دوسرے سرے تک وہاں کا چکر لگایا مگر مجھے ونود پانڈے کی جھلک بھی نظر نہیں آئی۔ پھر میں کانتا کو لے کر ٹینٹ کی طرف چل دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں وہاں کون سا کرتب دکھاؤں۔ میں نے یہی بات کانتا سے پوچھی تو وہ بے نیازی سے بولی، یہاں انگنت لوگ ایسے ہیں جو کوئی کرتب نہیں دکھا رہے ہیں۔ وہاں بے شمار غیر ملکی مرد اور عورتیں بھی تھیں۔ مجھے گلوریا اور تیمور بھی دکھائی دیے تھے، ان دونوں نے کانٹیکٹ لینز لگا کے اور بالوں کو بلچ کر کے اپنے حلیے بدل لیے تھے۔ پہلی نظر میں تو انہیں میں بھی نہیں پہچان پایا تھا۔ تیمور کو میں نے اس کی آواز سے پہچانا تھا، اس کے چہرے پر گول شیشوں والا چشمہ اور فرینچ کٹ داڑھی تھی، گلے میں قیمتی کیمرہ جھول رہا تھا۔ وہ دونوں اپنے حلیوں سے غیر ملکی نامہ نگار لگ رہے تھے۔ میں ٹینٹ سے باہر نکل کر کھلے میدان میں بیٹھ گیا۔ کھلے میدان میں لاکھوں افراد بیٹھے تھے۔ میں نے بیٹھنے کے لیے یوگا کا پدم آسن اختیار کیا تھا اور اب گویا مراقبے میں بیٹھا تھا۔ کانتا بھی مجھ سے کچھ فاصلے پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں بظاہر مراقبے میں تھا مگر دراصل میں بہت چوکنا بیٹھا تھا۔ خطرہ محسوس کرتے ہی 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں اپنی شانے پر لٹکے ہوئے تھیلے میں سے ریوالور نکال سکتا تھا۔ کانتا بھی پوری طرح مسلح تھی۔ اچانک کوئی ہمارے نزدیک آ کر ٹھہر گیا۔ میری نظریں اس کے پیروں پر تھیں۔ وہ 2 آدمی تھے، ان کے جسم پر دھوتیاں اور کھڑاؤں تھے۔ میں نے ان کے چہرے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر ان میں سے ایک کرخت لہجے میں بولا، اے سندری ادھر آ۔ میں نے غیر محسوس طریقے سے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ میری طرف متوجہ نہیں تھے بلکہ کانتا سے مخاطب تھے۔ وہ حلیوں سے سادھو لگ رہے تھے۔ سر کے بالوں کے ساتھ ساتھ ان کی داڑھی، مونچھیں اور بھویں تک صاف تھیں۔ ماتھوں پر کشکے تھے اور آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ چرس یا گانجے کا بھرپور نشہ کر کے آئے ہیں۔ جی مہاراج، آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ کانتا جلدی سے بولی۔ ہاں، ہم تجھی سے کہہ رہے ہیں سندری، ان میں سے ایک پاڑدار آواز میں بولا، ادھر آ۔ میں نے اچانک آنکھیں پوری طرح کھول کے باری باری ان دونوں کو گھورا، پھر اس سادھو پر نظریں جما دی جو کانتا سے مخاطب تھا۔ میرے یوں گھورنے سے وہ ایک دم گڑبڑا گیا۔ میں نے اکھڑ لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے مہاراج؟ دیکھ نہیں رہے ہو میں تپسیا کر رہا ہوں؟ تمیز سے بات کر مورکھ، دوسرا سادھو جلدی سے بولا۔ تو نہیں جانتا کہ اس سمے تیرے سامنے کون کھڑا ہے؟ جاؤ اپنا کام کرو، میں چلا کر بولا۔ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ میرے سامنے کون ہے۔ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ اس سادھو نے اچانک پوچھا جو کانتا سے مخاطب تھا۔ تمہیں اس سے کیا مطلب مہاراج؟ میں درست لہجے میں بولا۔
जाओ अपना काम करो। वो दोनों पैर पटकते हुए आगे बढ़ गए। इनके जाने के बाद कांता ने आहिस्ता से कहा, ये कौन लोग हो सकते हैं का? वो मेरा नाम लेते लेते अचानक खामोश हो गई। मैंने सख्ती से हिदायत की थी कि वहाँ मेरा नाम मत लेना। हो सकते हैं क्या मतलब? मैं चिल्लाकर बोला, साधु हैं और कौन है? ये दोनों साधु नहीं हैं, कांता ने एतमाद से कहा। इन दोनों ने खड़ाऊँ भी शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा पहनी है। तुमने इनकी चाल पर गौर नहीं किया? फिर इनके पैर बहुत साफ थे। किसी साधु के पैर इतने साफ नहीं होते। खैर देखा जाएगा, मैंने अंगड़ाई लेकर कहा और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। एक ही तरीके से साकित व जामिद बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ कर रह गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता मैं आगे की तरफ बढ़ गया। कांता मेरे पीछे पीछे थी। एक जगह मुझे तैमूर नजर आया। वो मुझे देखकर तेजी से मेरी तरफ आया। वहाँ बहुत से गैर मुल्की पंडितों और साधुओं के आगे पीछे घूम रहे थे। तैमूर मेरा रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। इसके साथ ग्लोरिया भी थी। वो दोनों गुलामों की तरह हाथ जोड़े मेरे सामने खड़े थे। मैंने मुंह बिगाड़ कर करख्त लहजे में कहा, जाओ भागो यहाँ से, मगर वो दोनों टस से मस न हुए। कांता आगे बढ़कर दरिस लहजे में बोली, क्या चाहते हो तुम लोग? अभी जो दो साधु तुम्हारे पास खड़े थे वो क्या कह रहे थे? तैमूर ने सर झुकाकर इंग्लिश में कहा। इसका अंदाज ऐसा था कि जैसे इल्तिजा कर रहा हो या मेरी खुशामद कर रहा हो। मनुष्य अगर मन की आंखें खुली रखे तो हर बात की जानकारी हो जाती है मूर्ख, मैंने जवाब दिया। तो क्या वो लोग? हाँ बाल के मैंने इसकी बात काट दी। हमें इनके मन में खोट नजर आया था। बस अब जाओ और आंखें खुली रख। तैमूर सर झुकाकर एक तरफ हट गया। फिर एक और आफत टूट पड़ी। तैमूर की देखा देखी बहुत से गैर मुल्की मर्द और औरतों ने मुझे घेर लिया। इनका ताल्लुक मुख्तलिफ मुल्कों से था, इसलिए वो इंग्लिश भी टूटी फूटी बोल रहे थे। इन्हें ठहरक कर मैंने आगे बढ़ना चाहा, मगर इनमें से गैर मुल्की ने अचानक कांता का हाथ पकड़ लिया और इंग्लिश में बोला, तुम इस गंजे के साथ कहाँ जा रही हो हनी? कांता ने अचानक चिमटा घुमाया और इसके सर पर दे मारा। चिमटे की ज़रब से वो बौखला गया। आसपास के साधु, इस दौरान चेले हमारी तरफ मुतवज्जा हो गए। इससे पहले कि वहाँ कोई नया हंगामा खड़ा होता, वो गैर मुल्की फुर्ती से लोगों में गुम हो गया। मैंने सुकून का सांस लिया और चिमटा बजाता हुआ आगे बढ़ गया। मुझे इस माहौल से वहशत सी हो रही थी। अगर लोगों को ये मालूम हो जाता कि मैं जाली साधु हूँ तो इनका रवैया अमल बहुत खौफनाक होता। मैं ना सिर्फ जाली साधु था बल्कि मुसलमान भी था, और सबसे बढ़कर पुलिस और दूसरी खुफिया एजेंसियों को मतलूब भी था। मेरी तो लम्हों में तिक्का बोटी हो जाती। अचानक मैं ठटक गया। इस जम्मे गफीर में मुझे विनोद पांडे की झलक दिखाई दी थी। वह 1.5 उम्र के एक आदमी के साथ खरामा खरामा एक तरफ जा रहा था। मैं गैर महसूस तरीके से इसका ताक़ुब करने लगा। अब मैं बहुत ज़्यादा एहतियात से काम ले रहा था। विनोद पांडे को ज़रा सा शुबा भी हो जाता तो वो एक मरतबा फिर मुझे जल्द देकर निकल जाता। मैं कुछ फासला रखकर मोहतात अंदाज में इसका पीछा करता रहा। इधर कहाँ जा रहे हो? कांता ने साथ चलते हुए आहिस्ता से कहा। मैं जिस आदमी के लिए यहाँ आया हूँ वो मुझे नज़र आ गया है, मैंने जवाब दिया। फिर कांता को बताया वो सामने 2 आदमी जा रहे हैं। इनमें से एक आदमी ने ब्लैक पैंट और चमड़े की जैकेट पहन रखी है। मुझे इसी की तलाश थी। फिर मैं आहिस्ता से बोला, तुम इर्द गिर्द का जायज़ा लेकर तैमूर को तलाश करो, वो नज़र आए तो मुझे बताओ। मैंने विनोद पांडे पर नज़रें जमाए हुए कहा और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा। चंद मिनट बाद कांता ने मुझे बताया कि तैमूर हमारे बाएं तरफ मौजूद है और इसी तरफ देख रहा है। मैंने अचानक चिमटा बजाना शुरू कर दिया। फिर बजाते बजाते मैंने चिमटा फिजा में उछाला और फुर्ती से इसे दोबारा पकड़ लिया। ये तैमूर को बुलाने का इशारा था। मुश्किल से 2 मिनट गुजरे होंगे कि तैमूर मेरे नज़दीक पहुंच गया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। मैंने बिड़बिड़ा कर कहा, शिकार सामने है, स्याह पैंट और चमड़े की जैकेट। तैमूर ने एक नज़र सामने डाली, फिर इसे देखकर आगे बढ़ गया। इससे चंद कदम के फासले पर ग्लोरिया भी थी। वो भी तेज़ी से आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाकर मैं पलट गया। अब विनोद पांडे पे नज़र रखना तैमूर का काम था। ये काम मैं खुद भी कर सकता था, मगर विनोद पांडे मुझे पहचानता था। मैंने अपना हुलिया बदल लिया था, मगर विनोद पांडे अगर मुझे पहचान लेता तो फिर नज़र भी ना आता। इसलिए मैंने तैमूर को इसके पीछे लगाया था। मैं जानता था कि विनोद का ठिकाना मालूम करने के बाद तैमूर सीधा मेरे पास आएगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता टहलता हुआ अपनी टेंट की तरफ आ गया। इस वक्त हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगा था। मैदान में लालटेन और पेट्रोमैक्स लैंप रोशन होने लगे थे। हमारे पास भी केरोसिन ऑयल का एक चूल्हा और लैंप था। मैंने कांता से कहा, खाना तो हमारे पास मौजूद है, तुम ज़रा कॉफ़ी बना लो। इसने लैंप रोशन कर दिया और चूल्हा जलाकर कॉफ़ी का पानी उबलने के लिए रख दिया। मेरा प्रोग्राम पहले तो ये था कि कुछ देर टेंट में रहने के बाद चुपके से बाहर निकल जाऊंगा और रात सरदार जी के बंगले में गुजार कर अली और सुबह लौट आऊँगा। मगर अब विनोद पांडे की वजह से मैंने बाहर जाने का इरादा मुलतवी कर दिया था। थोड़ी देर बाद कांता कॉफ़ी बना कर ले आई। मैंने कॉफ़ी पीते हुए इससे कहा, कांता तुम थोड़ी देर बाद सरदार जी के बंगले पर चली जाना। और तुम? वो चौंक कर बोली, मैं फ़िलहाल
الحال یہیں رہوں گا، میرا یہاں رہنا بہت ضروری ہے ورنہ شکار ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو پھر میں بھی یہیں رہوں گی، کانتا فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ میں جانتا تھا کہ وہ کسی قیمت پر مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ اب تو تیمور اور گلوریا بھی یہیں تھی، ورنہ شاید وہ گلوریا کے ساتھ چلی جاتی۔ میں نے زیادہ اصرار مناسب نہ سمجھا۔ اچانک باہر غضب سے آہٹ ہوئی، مجھے ایسا لگا جیسے کوئی چھپ کر ہماری گفتگو سن رہا ہو۔ میں کانتا کو محتاط رہنے کا اشارہ کیا اور بلند آواز میں بولا، نہیں بلکہ تجھے میری آگیا کا پالن کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ریوالور نکال لیا اور دبے پاؤں خیمے کے داخلی راستے کی طرف بڑھا۔ میں نے پردہ لٹکا کر وہ راستہ بند کر دیا۔ میرا من بھوجل رہتا ہے مہاراج، کانتا نے کہا۔ وہ بھی صورتحال کو بھانپ گئی تھی۔ میں جیون بھر آپ کے چلنوں میں رہنا چاہتی ہوں، تجھے شانتی اوش ضرور ملے گی بالکی۔ میں نے جھک کے بہت احتیاط سے خیمے کا پردہ نیچے سے کھول دیا۔ پھر میں نے کانتا کو لیمپ گول کرنے کا اشارہ کیا اور کہا، پر ابھی تجھے بہت تپسیا کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اچانک خیمے کا پردہ ہٹا دیا۔ وہی پنڈت پردے سے کان لگا کر کھڑا تھا جو شام کو ہمارے پاس آیا تھا۔ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر وہ ایک دم بوکھلا گیا۔ اس سے پہلے کہ پنڈت وہاں سے فرار ہوتا، میں نے سرد لہجے میں کہا، بھاگنے کی کوشش مت کرنا مہاراج، ورنہ تمہارے مٹکے جیسے پیٹ میں روشن دان بنا دوں گا۔ میں نے نزدیک ہو کر ریوالور کی نال اس کے پیٹ میں اڑا دی۔ وہ بوکھلا کر بولا، مگر میں تو۔ بکواس بند کرو اور سیدھی طرح اندر چلو، میں قرا کر بولا۔ وہ کسی کدو کی طرح لڑکتا ہوا خیمے کے اندر داخل ہو گیا۔ اول تو ہماری طرف کوئی متوجہ نہیں تھا، کسی نے دیکھا بھی ہوگا تو یہی سمجھا ہوگا کہ پنڈت مجھ سے ملنے آیا تھا۔ میں اسے خیمے میں لے تو آیا تھا، مگر اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ میں نے سوچا یہ سب بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے میں اس سے پوچھ گچھ کروں کہ آخر یہ ہمارے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے۔ میں نے لیمپ روشن کرنے کو کہا، پھر پنڈت سے مخاطب ہوا، ہاں بتاؤ مہاراج کیسے آنا ہوا۔ پنڈت کافی حد تک سنبھل چکا تھا، وہ اکڑ کر بولا، کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، تمہیں یہ حرکت بہت مہنگی پڑے گی۔ مہنگی اور سستی کو چھوڑو، میں نے اسے جھڑک دیا، جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ میں نے ریوالور کی نال اس کے موٹے پیٹ میں چبھوتے ہوئے کہا، باہر کان لگائے ہوئے کیوں کھڑے تھے؟ تم لوگ ہو کون؟ وہ میرا سوال نظر انداز کرتے ہوئے بولا، سادھو اور پنڈت اپنے ساتھ ریوالور اور بندوق لے کر نہیں چلا کرتے، ہاں چھپ کر دوسروں کی باتیں ضرور سنتے ہیں، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ پھر میں قرا کر بولا، کیا سننے کی کوشش کر رہا تھا؟ دیکھو میں پھر کہتا ہوں۔ میں نے اچانک اس کے منہ پر الٹا ہاتھ مارا، اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ بتاتا ہے یا ابھی یہیں بلی چڑھا دوں؟ میں نے گریبان پکڑ کے اسے زوردار جھٹکا دیا، بتا کون ہے تو، ورنہ میرا یہ ریوالور بے آواز چلتا ہے۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتا رہا اور مجھے گھورتا رہا۔ اس کے اندازے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے کچا چبا جانے کے امکانات پر غور کر رہا ہے، اور اس کی آنکھیں بھی مزید سرخ ہو گئی تھی۔ تو دوستو اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔